Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where this is going to be a part 3 video for Theory of Income and Employment series. And we are going to take up determination of equilibrium level of income through savings and investment approach. In my previous video, हम लोगों ने aggregate demand and aggregate supply approach कर लिया था. अब यहाँ पे दूसरा अप्रोच का बारी है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. सबसे पहले तो आप ये जानो दैट एसएनआई अप्रोच, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच इटसेल्फ. वहीं से ही उसका डेरिवेशन है. कैसे, आइए देखते हैं. हमने किया था इन द प्रीवियस वीडियो दैट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट डिमांड फॉर द इकोनॉमी इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. एट द सेम टाइम हमने किया है, वी नो दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई कीनेशियन मॉडल पे, राइट. एंड एट द सेम टाइम हमने सीखा कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, विच इज पार्टली कंज्यूम्ड एंड पार्टली सेव्ड. करेक्ट. तो अगर मैं इनके वैल्यूज को यहां डाल दूं, लाइक एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू सी प्लस आई लिख दूं एडी के जगह, दैट इज इक्वल टू एएस विच इज सी प्लस एस लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, सी सी इज कैंसिल्ड एंड देयरफॉर वी आर लेफ्ट विथ आई इज इक्वल टू एस. सो इक्विलिब्रियम एक और जगह डिटरमाइन होगा वेयर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, वेयर डिजायर्ड सेविंग विल बी इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. वहां पे भी अपना इक्विलिब्रियम अटेन होगा. ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर. तो जो डेरिवेशन हो रहा है, एस एंड आई अप्रोच जो डिराइव हो रहा है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज डिराइव्ड फ्रॉम एडीएएस अप्रोच. ठीक है. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज डिराइव्ड इटसेल्फ फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. वहीं से ही डिराइव हो रहा है. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाते हुए सबसे पहले हमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच का ही जरूरत पड़ेगा ताकि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बना सके साथ में. तो चलो लेट्स मेक अ डायग्राम टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड. y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस यहां मैं ले लेता हूं इनकम. ठीक है. मैं करूंगा इसी को एक और बार कॉपी, क्योंकि ठीक इसके नीचे एक और क्वाड्रेंट का हमें जरूरत होगा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए. ठीक है. पहले हम लोग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच बनाते हैं, उसके बाद वील मूव डाउन टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे ग्राफ बनता है. एडीएएस अप्रोच का तो ग्राफ आप सबको आता ही होगा, हमने यस्टरडे यानी पिछले वीडियो में किया था. वील स्टार्ट बाय मेकिंग आवर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. ठीक है. दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आई. उसके बाद we'll go with consumption function. This is our graph for consumption function, which is C. ये हो गया हमारा autonomous consumption. फिर मैंने आपको बोला था कि आप जितना डिस्टेंस लोगे यहां पे आई का एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच में लगभग उतना ही डिस्टेंस लेने का कोशिश करना, राइट. सो एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं. तो ये हो जाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड. करेक्ट. एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू सी प्लस आई. ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड. अब इसी में हम लोग एग्रीगेट सप्लाई भी ऐड करेंगे. एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनेगा आपका, tan 45 डिग्री एंगल लेके एग्रीगेट सप्लाई विल बी 45 डिग्री एंगल, राइट. 45 डिग्री. ये हो गया आपका इनकम विच इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एज वेल. नाउ पॉइंट्स टू बी नोटेड. ये पॉइंट क्या था, मैं इसको पॉइंट ए मार्क कर रहा हूं. ये था हमारा ब्रेक इवन, राइट. ये था हमारा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम. यहां पे
कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, यानी कि यहां पे सेविंग इज इक्वल टू जीरो होना है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में सेविंग जीरो होना है। तो ये भी हमारे काम का आएगा। जस्ट 1 सेकेंड, वी नीड द एंगल्स प्रॉपरली करेक्ट था, अदरवाइज वो सही जगह पे फॉल नहीं होगा। एंड इक्विलिब्रियम कहां था? इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे था वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, इक्विलिब्रियम यहां पे था। नाउ एसएनआई अप्रोच बनाने के लिए आप सेविंग फंक्शन को याद करो, आप सेविंग फंक्शन को याद करो, मैं आपको याद करवाता हूं। सेविंग फंक्शन क्या था? ये हो गया अपना y, ये हो गया अपना c। हमने किया था कि जहां पे c इज इक्वल टू y, वहां पे सेविंग को नेगेटिव से जीरो होते हुए पॉजिटिव पे आना है, राइट? क्योंकि कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, सो सेविंग विल बी नेगेटिव। कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, सेविंग विल बिकम जीरो, एंड देन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, बोल के सेविंग विल बिकम पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रेक इवन लेवल वाला है इसको नीचे के कर्व में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस कर्व नीचे तक लाइक दिस, ताकि इससे हम लोग सेविंग्स डिराइव कर सके। नाउ नीचे भी हमें इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, तो यहां पे भी हम लोग जितना साइज ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट का लिया है लगभग आप नीचे भी उतना ही कोशिश करना लेने का, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज माय अगेन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, दिस इज माय ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आई। नाउ अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, पहले मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूं थोड़ा सा। हम लोग जानते हैं दैट सेविंग्स जो है अपना यहां नेगेटिव से स्टार्ट होके इधर ओरिजिन पे आके, क्योंकि ब्रेक इवन लेवल है, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सेविंग्स यहां पे नेगेटिव से शुरू होके ब्रेक इवन लेवल पे जीरो होके एंड देन पॉजिटिव होते हुए जाएगा, राइट? तो बेसिकली हम लोग सेविंग कर्व कैसे बनाएंगे? सेविंग कर्व विल बी लाइक ऐसे, नेगेटिव से स्टार्ट होते हुए ओरिजिन पे आएगा, जीरो होगा सेविंग, एंड देन सेविंग पॉजिटिव जोन में चला जाएगा, ठीक है। सेविंग विल गो टू द पॉजिटिव जोन, दिस इज योर एस सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए। अब द फैक्ट इज दैट कि अगर आपने सारे एंगल्स प्रॉपरली बनाए हैं, ठीक है, जैसे ये देखिए ये लाइन थोड़ा टेढ़ा है तो मैं इसको मिटा के सीधा कर देता हूं, कि अगर आपने सारे एंगल्स प्रॉपरली बनाए होंगे तो जब आप इसको ड्रॉप करोगे इक्विलिब्रियम को नीचे, तो ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगा, ये वहीं गिरेगा जहां पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, y0 लेवल ऑफ इनकम, y0 लेवल ऑफ इनकम। जब आप सारे एंगल्स प्रॉपरली लोगे, सारा डिस्टेंस प्रॉपरली लोगे, तो ठीक जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से इक्विलिब्रियम था, जहां एस एन आई इक्वल होगा वहीं पे आपकी इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होगा। दैट इज व्हाट इट इज। मैं आपको फिर एक बार समझा दे रहा हूं। सबसे पहले अब मैं रफ बना रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच बनाना है, तो ये हो गया आपका y विच इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गया आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका कंजम्पशन, और ये हो जाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड। जहां कंजम्पशन और इनकम बराबर है वो हमारा ब्रेक इवन लेवल होगा, ठीक है, वो हमारा ब्रेक इवन लेवल होगा। फ्री हैंड बोर्ड में बनाना मुश्किल है। ठीक उसके नीचे आप इन्वेस्टमेंट बनाओगे, इस ब्रेक इवन लेवल को एक्सटेंड करोगे, आप सेविंग कर्व बनाओगे, एंड जब इक्विलिब्रियम को ड्रॉप करोगे नीचे तो आप देखोगे ये एग्जैक्टली वहीं स्ट्राइक कर रहा होगा। बैठ यार, ये एग्जैक्टली वहीं स्ट्राइक कर रहा होगा जहां पे s इज इक्वल टू आई, ठीक वहीं आएगा जहां पे s इज इक्वल टू आई। प्लीज यूज स्केल फॉर दिस चैप्टर एंड फॉर दिस डायग्राम। बिना स्केल के, बिना एक्यूरेट मेजरमेंट के आपका करेक्ट डायग्राम नहीं आएगा, ठीक है। तो स्केल को यूज करिएगा, फ्री हैंड मत बनाइएगा, एकदम आपको परफेक्ट ग्राफ मिलेगा। चलिए ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं इस ग्राफ का।
लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वहां मिल रहा है जहां पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वहां इक्विलिब्रियम आ रहा है, एंड जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, राइट। अब डिसइक्विलिब्रियम है, तो डिसइक्विलिब्रियम के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहां पे जैसे हमने इधर किया था। ठीक है, y1 y1। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को ही याद करो। आपने क्या किया था y1 लेवल पे, एग्रीगेट डिमांड वाज ऊपर एंड एग्रीगेट सप्लाई वाज नीचे, राइट। तो आप बोल रहे थे एट OY1 कॉमा एग्रीगेट डिमांड वाज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या मैं बोलूं कि एक्सपेंडिचर लेवल इज मोर देन प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, द एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी इज ग्रेटर देन द प्रोडक्शन लेवल, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है प्रोडक्शन से, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो आप सोचो एसएनआई के टर्म्स में क्या होगा, आप ऐसे डिकोड करो, एक्सपेंडिचर इज मोर देन प्रोडक्शन, दैट मींस पीपल आर विलिंग टू स्पेंड मोर, पीपल आर विलिंग टू स्पेंड मोर, तभी तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, दैट मींस दे आर विलिंग टू सेव लेस। इफ पीपल आर विलिंग टू स्पेंड मोर, दे आर विलिंग टू सेव लेस। तो इसीलिए सेविंग्स क्या होना चाहिए, सेविंग्स वुड बी लेस देन इन्वेस्टमेंट। आप देखो यहां पे ऐसा ही अप्रोच है टर्म में, इस y1 लेवल पे सेविंग कर्व कहां पे है, सेविंग कर्व देखिए, सेविंग कर्व इधर है नीचे पॉइंट ए y1 लेवल पे, और इन्वेस्टमेंट कहां पे है, ऊपर। तो यहां पे S इज लेस देन I, मतलब कि इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई and if the expenditure is more than the production level and people are willing to spend more, that means they are willing to save less, and that is why saving is less than investment, saving is less than investment. Now इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट ये था कि हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि there is an excess demand for the inventories in the economy and therefore we'll have to increase the production. How will an economy increase the production? एक इकोनॉमी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा कैसे, इसका आउटकम क्या होगा, आउटकम यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, बाय हायरिंग मोर वर्कर्स। हाउ विल इकोनॉमी इंक्रीज एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन, बाय हायरिंग मोर वर्कर्स, बाय हायरिंग मोर वर्कर्स। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे इनकम बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ाने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट जस्टिफाइज द नेम ऑफ द चैप्टर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी इफ वी हायर मोर वर्कर्स टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट generates, employment will generate in the economy. That is why the name of the chapter is theory of income and employment. I hope that is clear. Now moving towards the right hand side wala disequilibrium. Right hand side wala disequilibrium, that means यहां पे, ठीक है, y2 level. Now y2 पे क्या हो रहा था, what was happening at y2, हमने किया था कि एग्रीगेट डिमांड से पॉइंट C, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई y2 लेवल पे, राइट। एट OY2 कॉमा aggregate demand is less than aggregate supply. It means the expenditure is less than production. अब आप ऐसे सोचो, people are willing to spend less. Expenditure is less than production. People are willing to spend less. That means they are willing to save more. So saving should be greater than investment. आइए देखते हैं ये सच है कि नहीं। नीचे अगर नजर घुमाए Y2 लेवल पे तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नीचे है एंड सेविंग ऊपर है। सो ओवर हियर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
तो व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, यानी OY2 लेवल पे aggregate demand is less than aggregate supply, expenditure is less than production in the economy, so saving is more than investment. तो इसका रिजल्ट क्या था, इसका आउटकम क्या था, हमें प्रोडक्शन को कट डाउन करना था, राइट क्योंकि एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि सरप्लस ऑफ इन्वेंटरी क्रिएट हो रहा है, तो वी हैव टू कट डाउन ऑन द प्रोडक्शन को कट डाउन कैसे किया जाएगा, इसका आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, बाय लेइंग ऑफ वर्कर्स को ले ऑफ करके। लेइंग ऑफ का मतलब क्या होता है, ले ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू फायर समवन। फायर समवन मतलब किसी को काम से निकाल देना, ठीक है, दैट इज ले ऑफ, टू फायर समवन। तो अगर वर्कर को ले ऑफ किया जाएगा प्रोडक्शन को कट डाउन करने के लिए, तो इकोनॉमी के अंदर में क्या जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट्स इन द इकोनॉमी। सो अगर इनकम को कम करने के लिए प्रोडक्शन को कट डाउन किया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एंड ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, वापस से इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। तो ये हो गया आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। नाउ दोज हु कैन मेक दिस डायग्राम डेरिवेटेड फॉर्म में, दोनों को एक साथ अगर आप बना सकते हो, यू आर मोर देन वेलकम टू मेक दिस। बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, अगर आपको लगता है कि आपसे सही नहीं बनेगा, देन आई वुड एडवाइस यू कि आप डायरेक्टली खाली इस तरीके से डायग्राम बना के आ जाइएगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज माय इक्विलिब्रियम, बस इतना ही बना के आ जाइएगा, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। एंड दिस इक्विलिब्रियम समझा दीजिएगा कि इफेक्ट क्या होगा दोनों साइड पे, ठीक है। डोंट ट्राई टू मेक डेरिवेटेड डायग्राम इफ यू आर नॉट श्योर कि आपका सही बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आपको नहीं समझ आया, प्लीज रिवाइंड करिए इसको, दोबारा से स्टार्टिंग से माथा को शांत करके समझने का कोशिश करिए। इट इज अ वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक, हवाबाजी में ये नहीं होगा, ठीक है। आइए लेबलिंग कंप्लीट करते हैं। यहां मैं लिखूंगा डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यहां मैं लिख दूंगा प्लान्ड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन लगभग इसका सेम ही होगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच की तरह, जस्ट एक एडिशन हो रहा है ऐसा ही अप्रोच में, दैट Y1 से Y0 पे आने के लिए विल बी हायरिंग मोर वर्कर्स, एंड Y2 से Y0 पे आने के लिए विल बी लेइंग ऑफ, यानी हम लोग काम से निकाल देंगे वर्कर्स को। दैट इज द ओनली एडिशन व्हिच नीड्स टू बी डन ओवर हियर, रेस्ट द एंटायर इलैबोरेशन इज द सेम। अगर आप खोज रहे हो कि आपको कहां से नोट्स मिलेगा, कहां से एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज मेरे ऐप आर्यन ट्यूटोरियल्स को डाउनलोड करिए, वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पेड कोर्स डाला हुआ है 249 रुपीज में। प्लीज टेक द एक्सेस ऑफ दैट, ट्रस्ट मी इट इज वन ऑफ द बेस्ट नोट्स, आपको उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा। इफ यू हैवंट परचेज इट, इट्स योर लॉस, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, विच इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ऐसा ही अप्रोच हो गया, अब हम लोग जाएंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की तरफ। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? फर्स्ट लेट मी राइट द मीनिंग। इट इज द मल्टीपल अमाउंट by which income increases. It is the multiple amount by which income increases resulting from the change in investment. क्या समझ में आया? आप नाम को डिकोड करो ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी अगर इन्वेस्टमेंट होता है एक इकोनॉमी के अंदर, निवेश होता है और ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाए जाते हैं, तो जाहिर सा बात है इकोनॉमी का फ्यूचर में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा तो फर्म्स के या प्रोडक्शन हाउसेस के इनकम भी बढ़ेंगे। उनके इनकम बढ़ेंगे तो उनके जो वर्कर्स है
उनके जो वर्कर्स है उनको भी तो पैसा बांटा जाएगा ना, उनको भी तो पैसा दिया जाएगा, तो उनके हाथ में भी इनकम आएगा, उनका भी परचेजिंग पावर बढ़ेगा. सो दे विल डिमांड मोर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा एंड उससे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा. एंड ये जो पूरा साइकिल है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, फिर इनकम आएगा, फिर और प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, फिर डिमांड बढ़ेगा. दिस एंटायर साइकिल इन अ सर्कुलर मैनर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सो कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप निवेश करते हो, अगर आप इन्वेस्ट करते हो एक इकोनॉमी के अंदर में, आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है उससे कई गुना ज्यादा पैसा इकोनॉमी के अंदर बढ़ सकता है. दैट इज वाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स लाके देते हैं ना, बोला जाता है इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा को, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो उसी से अपॉर्चुनिटीज खुलता है इकोनॉमी के पास, इकोनॉमी का कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर it increases, and as a result of that employment opportunity generates and people get an access to higher income, so they spend higher, उनका consumption बढ़ता है और production बढ़ाना पड़ता है and और workers का requirement होता है. That is how in a cyclical way everything is interconnected. So investment multiplier का मतलब हुआ कितना, कई गुना ज्यादा, it is the multiple amount, ठीक है, कई गुना ज्यादा multiple amount by which income will increase, income change होगा रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी अगर निवेश इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए. नाउ मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? के, ठीक है, के स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर विच इज इक्वल टू, इट इज द मल्टीपल अमाउंट बाय विच इनकम इंक्रीजेस. सो कितना गुना इनकम बढ़ेगा? डेल्टा वाई ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई, ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई. नाउ अब आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है भैया इतना समझ में आया कि पैसा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, कितना गुना ज्यादा बढ़ेगा? बाय हाउ मच विल द इनकम इंक्रीज इफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड इन द इकोनॉमी? नाउ फॉर दैट आई वुड से इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर. साइज ऑफ द मल्टीप्लायर, एंड साइज ऑफ द मल्टीप्लायर निकलेगा कैसे? साइज ऑफ द मल्टीप्लायर इज के इज इक्वल टू 1 by 1 minus MPC और 1 by आप MPS भी बोल सकते हो. अब आपने बोला अरे भैया ये कहां से आ गया, ये अचानक से आपने क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है. मैं आपको समझाता हूं, ठीक है. बिफोर वी गेट इनटू द डेरिवेशन ऑफ द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, आइए आपको मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझाते हैं डायग्राम के थ्रू पहले, ठीक है, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. y-axis origin, x-axis income, desired aggregate demand and aggregate supply, ठीक है. नाउ मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बनने के लिए इकोनॉमी को ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है. तो मैं पहले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को यूज करके इक्विलिब्रियम बना लेता हूं. दिस इज माय 45 डिग्री लाइन व्हिच इज इनकम व्हिच इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है. अब मैं दोबारा से पूरा C प्लस आई नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड बना लेता हूं, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां इक्विलिब्रियम पे होंगे वही हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा, ठीक है. ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y0, AD इज इक्वल टू C प्लस आई. सो इकोनॉमी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है. अब मान लीजिए इसमें ऑलरेडी एक आई का तो अमाउंट है, बट इकोनॉमी डिसाइड करता है कि उन्हें इस आई को बढ़ाना है, ठीक है. सो दे वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन आई, दे वांट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. तो अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा तो जितना से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा उसमें प्लस डेल्टा आई भी आ जाएगा, एंड जैसे ही डेल्टा आई आएगा इन्वेस्टमेंट का साइज बड़ा किया जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड का भी तो साइज बड़ा हो जाएगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा. सपोजेडली सिंपल भाषा में इफ योर कंजम्पशन वाज 100, इन्वेस्टमेंट वाज 20, व्हाट इज योर एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज 120. नाउ आई डिसाइड दैट माय कंजम्पशन विल बी 100, बट नाउ मेरे को इन्वेस्टमेंट 20 की जगह 40 करना है, तो मेरा एग्रीगेट डिमांड कितना आ जाएगा? माय एग्रीगेट डिमांड विल बी 140. तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? बड़ा हो गया ना, इट इंक्रीज. सो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड, राइट. तो अगर इन्वेस्टमेंट बड़ा किया गया तो एग्रीगेट डिमांड
ऊपर इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा AD1 पे, जिसमें AD1 में क्या क्या होगा, इसमें कंजम्पशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा एंड प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी होगा। ठीक है, इसमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी होगा। मतलब ये जो आप यहां से यहां का डिफरेंस देख रहे हो, यही है हमारा डेल्टा, यही है हमारा डेल्टा आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम भी तो शिफ्ट कर जाएगा, E0 से E1 पे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम अब वहां आ जाएगा जहां पे नया एग्रीगेट डिमांड एंड पुराना एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस इज गोना बी माय न्यू लेवल ऑफ इनकम Y1। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि इनकम जो है ज्यादा प्रपोर्शन से चेंज हो गया इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। सो राइट, कहने का मतलब ये है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंक्लूजन ये है कि इनकम का चेंज ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट के चेंज से। मल्टीप्लायर यही बोलता है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया तो इनकम मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल अमाउंट से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ग्राफिकली आपको समझ में आ गया। अब यहां से आपको एक चीज क्या समझ में आया कि मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बनने से पहले इकोनॉमी का ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में ऑपरेट करना जरूरी है। ठीक है, इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाए तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा एंड उससे इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने जो आपको बोला कि साइज ऑफ मल्टीप्लायर इज 1/1 माइनस एमपीसी, ये डिराइव कैसे हुआ, या 1/एमपीएस, इसका डेरिवेशन कैसे आया, ये कैसे निकला कि साइज ऑफ मल्टीप्लायर विल बी 1/1 माइनस एमपीसी। आइए इसको करते हैं। वी नो दैट मैं लिखता हूं, वी नो दैट इनकम इज पार्टली कंज्यूम्ड एंड पार्टली सेव्ड, right? We know that income is partly consumed and partly saved. And for equilibrium level of income, हम लोग equilibrium level of income में क्या जानते हैं कि equilibrium में या तो aggregate demand is equal to aggregate supply और saving is equal to investment. Now देखिए यहां पे aggregate supply तो दिया है, लेकिन aggregate demand के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हम लोग इतना तो जानते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में जो y होगा, y इज इक्वल टू C प्लस I, क्योंकि जितना सेविंग है, सिंस I इज इक्वल टू S इन इक्विलिब्रियम, राइट, I इज इक्वल टू S इन इक्विलिब्रियम, कि जितना सेविंग हो रहा होगा उतना इन्वेस्ट भी हो जा रहा होगा इक्विलिब्रियम लेवल पे। क्लियर? Now, if income changes, so will your consumption and so will your investment, right? अगर इनकम चेंज हुआ तो कंजम्पशन भी चेंज होगा और इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगा। फैक्टराइज करते हैं हम लोग इसको, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ डेल्टा वाई। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद डेल्टा वाई, तो हमें क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, राइट। डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, 1। हमने किया है दैट एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, राइट। तो ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बन जाएगा एमपीसी प्लस, और अभी हमने देखा कि मल्टीप्लायर जो है के जो होता है दैट इज चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर इज चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, बट यहां पे उल्टा आ रहा है, इट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट बाय चेंज इन इनकम। तो इसको मैं 1/k लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज 1/k, राइट। अब इसको इधर ले आओ, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/k, तो क्या बचा, k इज इक्वल टू, k इधर चला गया, ये नीचे आ गया, 1/1 माइनस एमपीसी, ये आ गया आपका डेरिवेशन। ऑल्सो एट द सेम टाइम हमने क्या सीखा था, वी नो दैट
MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। देयरफॉर MPS क्या हो जाएगा? MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। तो इसको एक और चीज लिखा जा सकता है कि 1 बाय 1 माइनस MPC बोलो या फिर 1 अपॉन MPS बोलो, सेम चीज है। तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेशन ऑफ द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। कि कितना गुना पैसा बनेगा वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूला के ऊपर, K इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस MPC। सपोजिडली नाउ, सपोजिडली एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे है कि an economy increases the investment, an economy increases the investment by 500 crore, and if MPC is 0.6, find K and the increase in income, मतलब डेल्टा वाई, कितना से इनकम बढ़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? हमें फॉर्मूला तो आ गया है समझ में कि कैसे डिराइव हो रहा है। वी नो दैट मल्टीप्लायर K इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस MPC। तो आइए पहले करते हैं इसको हम लोग। MPC 0.6, so K is equal to 1 by 1 minus 0.6, which is equal to 1 by 0.4, which is equal to 10 by 4, and 10 by 4 will be 2.5 times, if I am not wrong. मैं करके देख लेता हूं। 1 divided by 0.4 या 2.5 टाइम्स। प्लीज याद रखिएगा, मल्टीप्लायर का जो भी आंसर आएगा हमेशा आपको उसको गुना में लिखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू राइट टाइम्स, अदरवाइज आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। सो मल्टीप्लायर आ गया 2.5 टाइम्स। ऑल्सो वी नो दैट K इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा I, राइट? तो 2.5 इज इक्वल टू कितना से इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा रहा है? 500। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 500 करोड़। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा वाई हमें निकालना है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 500 CR। सो मल्टीप्लाई कर देंगे 500 इंटू 2.5, तो हो जाएगा 1250 करोड़ इज इक्वल टू, डोंट फॉरगेट टू राइट करोड़, इज इक्वल टू डेल्टा वाई। दिस इज योर आंसर। दैट इज हाउ यू विल सॉल्व योर न्यूमेरिकल। क्लियर? आई होप दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय यू गाइज। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे उसको ड्रॉप करिएगा, मैं आपके डाउट्स को जरूर उठाऊंगा, ठीक है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल टेबल। नाउ मल्टीप्लायर जब भी आएगा, 4 मार्क का या 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको मीनिंग देना होता है। मीनिंग जो कि मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द मल्टीपल अमाउंट बाय व्हिच इनकम इंक्रीजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपको उसका फॉर्मूला बताना है, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। उसके बाद जनरली ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता है काउंसिल। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि न्यूमेरिकल टेबल के थ्रू आता है, तो आपको एक शेड्यूल के थ्रू इस पूरे मैकेनिज्म को समझाना पड़ेगा। तो आइए एक शेड्यूल बनाते हैं मल्टीप्लायर को समझाने के लिए, ठीक है? यहां मैं लिखूंगा राउंड्स, यहां मैं लिखूंगा डेल्टा आई यानी इन्वेस्टमेंट, यहां मैं ले लूंगा कंजम्पशन, एंड यहां मैं ले लूंगा चेंज इन इनकम। मैं लिखता हूं यहां राउंड्स डेल्टा आई, कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, MPC विच इज टेकन एज 0.8 एंड चेंज इन इनकम, ठीक है? चलिए इनिशियल उठाते हैं। मान लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं ले लेता हूं 1000 CR एंड MPC को मैं ले लेता हूं 0.8, ठीक है? MPC को 0.8, तो कितना गुना पैसा बन जाएगा? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं लिखूंगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1000 CR। नाउ बिफोर आई डू द वर्किंग, पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूं कि क्या बोलना चाह रहा है। देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि आपका इनकम, मेरा इनकम, मेरा इनकम, किसी और का इनकम, किसी और का इनकम, किसी और का इनकम। इन सिंपल वर्ड्स मान लीजिए, सपोजिटली आप मेरे से अगर ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, आप मेरे को फीस देते हो,
तो आपके पेरेंट का जो इनकम है उसका थोड़ा सा हिस्सा मेरा इनकम है, मेरे इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा मेरी हाउस हेल्प या मेरी मेड एंड सर्वेंट का होगा, जो लोग हम लोगों को असिस्ट करते हैं, उसका इनकम का थोड़ा सा हिस्सा उस सब्जी वाले का होगा जिससे वो लोग सब्जी भाजी खरीदते होंगे, सब्जी वाले का इनकम किसी और का इनकम होगा जिससे वो लोग कुछ खरीदते होंगे. सो इन दैट मैनर वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. सो अगर मैंने इनिशियल राउंड में 1000 करोड़ का प्लांट बैठाया तो ये फर्स्ट राउंड में जो 1000 करोड़ है ये तो उन लोगों में बढ़ जाएगा जो लोग मेरे को असिस्ट कर रहे होंगे उस प्लांट को सेटअप करने में. मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, मैंने बोला कि मेरे को एक प्लांट बैठाना है 1000 करोड़ का, तो मैंने उसे 1000 करोड़ दे दिया, ठीक है, तो उसके पास तो 1000 करोड़ इनकम जनरेट हो गया. अब फर्स्ट राउंड में उस 1000 करोड़ का बस इन्वेस्टमेंट एक ही बार लगेगा, ठीक है. फर्स्ट राउंड में उस 1000 करोड़ का क्या किया जाएगा, एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज इनकम चेंज होने से कंजम्पशन जो चेंज होता है वो हमने सेट किया हुआ है 80% 0.8. तो इस 1000 सीआर का 0.8 कंज्यूम हो जाएगा विच इज 800 सीआर. तो अगर मुझे 1000 करोड़ मिले और उसका मैंने 80% कंज्यूम कर लिया किसी और एक्स पर्सन से, तो वो 800 करोड़ उस पर्सन के लिए इनकम जनरेट करेगा जिससे मैंने गुड्स खरीदा है. अंडरस्टैंडिंग? तो 800 सीआर उस अनदर पर्सन के लिए इनकम जनरेट करेगा जिसने गुड्स खरीदा है. तो फर्स्ट राउंड पे 800 सीआर इनकम जनरेट हो गया. राउंड 2, अब वो उस 800 करोड़ का 80% कंज्यूम कर लेगा, राइट? 80% कंज्यूम कर लेगा विच इज 640 सीआर कंज्यूम कर लेगा. तो 640 करोड़ उसके लिए इनकम जनरेट होगा जिससे वो इंसान गुड खरीदेगा. मिस्टर ए को 1000 करोड़ मिला, उसने 800 करोड़ कंज्यूम कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज में मिस्टर बी से प्रोडक्ट्स लेके, तो मिस्टर बी को तो 800 करोड़ मिल गया एज इनकम. अब मिस्टर बी भी 800 करोड़ का 80% यानी 640 करोड़ कंज्यूम कर लेता है मिस्टर सी से गुड्स लेके, तो मिस्टर सी को भी इनकम मिला 640 करोड़ का. सिमिलरली थर्ड राउंड में अब 640 करोड़ का मिस्टर सी भी तो 80% कंज्यूम कर लेंगे, 80% कंज्यूम कर लेंगे यानी हो गया 512 सीआर. तो वो जनरेट करेगा 512 सीआर किसी और पर्सन के लिए. तो ऐसे करते करते ये पूरा प्रोसेस जो है ये चलते रहेगा. अब आपका क्वेश्चन आता है कि क्या ये इनडेफिनेट पीरियड तक चलते रहेगा, लाइक इसका कोई एंड नहीं है. ऑफ कोर्स इसका एंड है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, विद ईच सक्सेसिव राउंड जो इनकम मल्टीप्लाई हो रहा है वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है. सो इट विल कम टू एन एंड, बट कब इसका एंड आएगा वो डिपेंड करता है साइज ऑफ मल्टीप्लायर पे, विच इज 1/1 माइनस एमपीसी. एंड क्योंकि यहां पे एमपीसी इज 1/1 माइनस 0.8 which is 1/0.2 which is 10/2 and 10/2 will be 5 times. मतलब ये प्रोसेस तब तक घूमते रहेगा जब तक कि 800 करोड़ का 800 सीआर जो फर्स्ट राउंड पे कंजम्पशन जनरेट हुआ इनटू 5 टाइम्स दैट इज 4000 सीआर का कंजम्पशन ना हो जाए, एंड इनकम 1000 करोड़ इंटू 5 टाइम्स विच इज इक्वल टू 5000 करोड़ का जब तक इनकम ना जनरेट हो जाए, तब तक ये प्रोसेस पूरा घूमते रहेगा. तो ये है आपका न्यूमेरिकल टेबल मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करने के लिए. आपको एग्जाम में लगभग यही देगा इलैबोरेट करने. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया है एंड कोई डाउट नहीं है. अगर डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आके पूछेगा. आइए आपको मैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थोड़ा सा रीड करा देता हूं कि आपको क्या लिख के आना पड़ेगा. किनेशियन मॉडल कर लिया हमने, एपीसी कर लिया, एमपीसी कर लिया, प्रोपेंसिटी टू सेव कर लिया, सेविंग फंक्शन कर लिया. आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो प्लीज आप मेरे ऐप आर्यन ट्यूटोरियल को डाउनलोड करिए, वहां से आप परचेज कर पाएंगे. देखिए एग्रीगेट सप्लाई, एडीएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच हमने कर लिया. बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैंने हर एक ग्राफ हैंड रिटन खुद बनाया है, हाथों से बनाया है. बहुत अच्छे से पूरा एक एक चीज को वेल डिफाइंड किया है कि कैसे क्या करना है. प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दैट. हाँ, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, चलिए इसको थोड़ा रीड करते हैं. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट इज डिफाइंड एज द मल्टीपल अमाउंट. सबसे पहले तो आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा 4 मार्क क्वेश्चन में. इट इज द मल्टीपल अमाउंट
by which income increases due to increase in investment expenditure. A rise in the amount of desired aggregate expenditure due to increase in desired consumption or investment expenditure will shift aggregate demand curve upwards. True that, resulting in increase in equilibrium level of income and output. डेरिवेशन तो खैर मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी क्या है. कहने का मतलब ये था, ग्राफिकली मैं ये बोल रहा था कि अगर इन्वेस्टमेंट को इंजेक्ट किया जाए तो इस डेल्टा आई की वजह से एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा AD0 से AD1. सो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा एंड आप देखोगे कि इनकम का जो साइज है वो काफी बड़ा होगा इन्वेस्टमेंट के साइज से. ठीक है, आप अगर ग्राफ दे दोगे नथिंग लाइक इट. डेरिवेशन के बाद आपको सिर्फ मल्टीप्लायर का टेबल दे के आना है. ठीक है, कि क्या हो रहा है. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमने अभी 1000 करोड़ से लिया, मैंने यहाँ पे 100 लिया है, तो कुछ नहीं, वो 800 की जगह 80, 64, 51, 512, 51.2 वगैरह ऐसे हो जाएगा. 500 CR एंड 400 CR. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 मार्क का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आंसर. एंड थोड़ा सा अगर आपको टेबल को एक्सप्लेन करना है तो आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो. Where in our example we had taken the initial investment as 100 crore and MPC as 0.8. Therefore आपने वर्किंग करके दिखा दिया that K is equal to 1 by 1 minus 0.8, 5 times पैसा जनरेट होगा. So in the economy, since investment is increased by 100 crore and due to the size of multiplier which is 5 times, economy will experience a rise in income by 500 crore. 5 times of the initial investment जितना इंजेक्ट किया जा रहा है. So you can just write it in your own manner इस टेबल पे elaboration and आपको पूरी आपका 4 या 6 मार्क मिल जाएगा. I hope that is clear. So इस वीडियो के लिए बस मैं इतने पे ही स्टॉप करता हूं. बस एक लास्ट टॉपिक और बचा है आपका एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. And I hope you are liking my content. If you are, then please do like, share, subscribe and share it with your friends. And for more such quality content, keep watching our tutorials, keep studying, keep smiling. I'll see you in my next video. Take care. Bye-bye.